अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुशामदीद। नाज़रीन, पूरी दुनिया आईटी सेक्टर में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में आईटी सेक्टर दिन ब दिन जवाल का शिकार है। नौजवान आगे आते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा काम करते हैं, लेकिन रात को उन्हें पता चलता है एक और भारी भरकम टैक्स हम पर लगा दिया गया है। दुनिया की जिन कौमों ने आईटी सेक्टर में तरक्की की है, वहां के सियासतदान, वहां के ब्यूरोक्रेट्स, वहां के इदारे, वहां का सिस्टम उनके साथ जुड़ा हुआ था, तो आज उन्होंने कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में आईटी सेक्टर दिन ब दिन नीचे जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज नौजवानों को डिस्टर्ब करती हैं। शूमिए किस्मत कि पाकिस्तान में सियासतदान आपस में गुत्थम गुत्था हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो ये सोच सकें कि एक नौजवान 16 साल तालीम हासिल करने के बाद क्या रोजगार कमा सकेगा, क्या उसका मुस्तकबिल ताबनाक है, क्या वो अपने पेरेंट्स को सहारा दे सकेगा कि आपने मुझे पढ़ाया, शबाना रोज मेहनत की और आज मैं आपके साथ एक पिलर बन के खड़ा हुआ हूं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वही नौजवान डिग्रियां उठाए नौकरी की तलाश में फिर रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद आईटी के कॉलेजेस इसमें अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन हुकूमती सरपरस्ती ना होने की वजह से पाकिस्तान में नौजवान भी परेशान हैं और वो मालिकान भी परेशान हैं जो आईटी के सेक्टर में काम कर रहे हैं। आज इस स्पेशल शो में हमारे साथ मौजूद होंगे प्रेसिडेंट हैं टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन के जनाब काशिफ इफ्तिखार साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन करेंगे हमजा काशिफ साहब, जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं और नौजवानों की बेहतरीन तर्जुमानी करते हैं। काशिफ इफ्तिखार साहब जो कि चेयरमैन हैं टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन के। सर क्या मसला है पाकिस्तान में 16 साल तालीम हासिल करने के बाद नौजवान बेरोजगार? पाकिस्तान में तालीम अमूमी तौर पे इसलिए हासिल की जाती है, दुनिया में तो शऊर के लिए हासिल की जाती है, हम जैसे गरीब मुल्क में इसलिए हासिल की जाती है ताकि बच्चा वालिदैन का सहारा बन सके, लेकिन वो सहारा भी नहीं बन पा रहा। क्या मुहर्रिकात हैं आपके ख्याल में? जी शुक्रिया आबिद साहब, आपने मौका दिया बात करने का। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि ये जो 16 साल की हमारी पढ़ाई है वर्सेस स्किल्स, अगर हम उसको कंपेयर करें तो उधर बच्चों को नाकामी क्यों है? नाकामी का लफ्ज़ मादरत के साथ मैंने यूज़ इसलिए किया कि एक बच्चा पढ़ाई करके और वो फ़र्ज़ करें वो आईटी का ग्रेजुएट होता है जी, और वो बाहर जाता है। अब उसको इतनी इसने अपने ऊपर पैसे लगाए उसके वालिदैन ने और उसके बाद उसके ख्वाब है जो वो पूरे करने मार्केट में वो आ गया बाहर कि अब मैं अपने घर का सहारा बनूं, अपने ख्वाब पूरे करूं। लेकिन वो ख्वाब एकदम से भयानक हो जाते हैं जी। जब उसको ये सवाल किया जाता है बीइंग मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी के 33 साल आईटी को दिए हैं, ठीक और मैं वो बंदा हूँ जिसने आईटी आपके पंजाब में आके लॉन्च की थी। अच्छा, स्किल्स को मैंने लॉन्च किया था। अच्छा, वेरी नाइस। मैं 33 साल की आपको हेडलाइंस में समझा लेता हूँ, ठीक, कि माशरे को समझ लें मैंने स्पॉटलाइट डाली है और मैंने उसको इतने करीब से देखा है। अब ये जो अब से होता आ रहा, जो मैंने खुद 33 साल से देखा, बच्चे डिग्रीज कर रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन उनके ख्वाब टूट रहे हैं, अधूरे रह गए। अधूरे, ठीक सर टूट गए। टूटे इस वक्त के जब, अगर मैं ही बात करूं कि हम सवाल करते हैं, हमारे पास आते हैं बच्चे और सीवी रखते हैं, अब यकीन करें दूसरे से तीसरा और चौथा सवाल जब पहुंचता है जी, तो मैं बड़े आसान लफ्जों में समझाना चाह रहा हूं आपके तवज्जुह से कि लोग आगे से कैंडिडेट कहता है पढ़ा हुआ है। दिस इज द एक्चुअल पॉइंट टू बी अंडरस्टैंड। पढ़ा हुआ का मतलब ये कि वो बेचारा इतनी इन्वेस्टमेंट करवा रहा अपने वालिदैन की, उसने 4 साल भी लगाए और आकर चौथे या तीसरे सवाल पे उसने कह दिया कि मैंने पढ़ा हुआ है सर। ठीक, पढ़ा हुआ मतलब मेरे जान छूटे और हमें बस नौकरी दे दें। नहीं, अब मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। सर पढ़ा हुआ है, सीखा नहीं हुआ सर। एग्जैक्टली, ये फर्क है, एग्जीक्यूशन नहीं है। यस, पढ़ने में और सीखने में फर्क है। ठीक, देखिए ना, अब बाहर की दुनिया की वेस्ट की स्टडीज देख लें और हमारी देख लें, वहां पर समझ लें कि अगर आईटी से आप जुड़े हुए हैं तो महीने बाद चेंज आ रही है, अपडेट्स आ रही हैं। मोबाइलों में अपडेट नहीं आती हमारी, अपडेट्स आती हैं, तो आपके सिलेबस में भी अपडेट होनी चाहिए। और अगर आपका कैरिकुलम या सिलेबस पुराना चल रहा होगा और वो अप टू डेट नहीं होगा
इंटरनेशनल मार्केट को टच नहीं कर रहा होगा, ठीक। उसको मीट नहीं कर रहा होगा और उसके अंदर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ज्यादा होंगे, तो फिर वो बेचारा यही कहेगा मैंने पढ़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक। अब वो ढूंढेगा इंटर्नशिप, इंटर्नशिप के लिए भी उसको इतनी सिफारिशें करवानी पड़ेंगी, फिर इंटर्नशिप की सिफारिशों के बाद वो किसी प्लेटफॉर्म की तरफ एंटर होगा, ठीक। फिर वो जब वो एंटर होगा तो उस इंटर्नशिप में उसको शायद कुछ मिलेगा भी नहीं, बजाय इसके कि वो मतलब उसको कहा जाएगा भी आपको तजर्बा तो चाहिए ना, आपके पास तो कुछ नहीं है। ठीक है। अब वो एक कपल ऑफ इयर्स मजीद जाया करेगा और फिर जाकर कहाँ स्टैंड करता है, तो एक ये चीज समझने वाली। 33 साल पहले जहां सफर का आगाज किया था, जी 33 साल बाद कुछ चेंज आया आपको मुआशरे में नजर आया? आपके ख्याल में, आपके तवज्जुद से एक आम नौजवान को क्या तब्दीली मिली? देखिए, तब्दीली तो दो तरह की बातें हैं ना। एक तो आगे सियासी तब्दीली की बात आप कर लें तो वो तो वही चीज़ चल रही है, रेसें तो वही लगी हुई हैं, एक दूसरी तीसरी बारियां, तो उसको तो आप फारग कर दें। अच्छा, उसी के पीछे उसी का नुकसान है जो हमारी यूथ को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि यूथ को और ख़ास तौर पे बच्चियों को, कौम की बेटियों को, मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ठीक है जी। और बच्चियों को जो है वो खुद मुख्तार होना चाहिए, क्योंकि अब वो वक्त नहीं है सर। बिल्कुल। और अगर यूथ की बात करें तो यूथ आपका एसेट है, बिल्कुल, वो अपने घर का भी एसेट है, 66% है जी। और वो सर 66% है ना, तो वो आपके मुल्क का भी एसेट है, क्योंकि उसने आपके मुल्क को आगे लेके जाना है। अच्छा, बाकी वो कहाँ खड़ा है? बेचारी ढूंढ रही है कहीं से नौजवान मिल जाएं जी। इवन के जापान की मुझे हिस्ट्री याद आ रही है, जापान वहां स्पेशल कहा गया कि बच्चे प्रोड्यूस किए जाएं, नौजवान बच्चे हमें चाहिए जी, हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। आपकी सर कौम की, मुल्क की तरक्की, नौजवानों की बात आई तो नौजवान की तरफ चले। हमजा काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। हमजा काशिफ साहब, हाउ डू यू थिंक बीइंग अ यंगस्टर, आप नौजवानों में कहाँ लैप्स देखते हैं, वो कहाँ गलती करते हैं या उन्हें जगह नहीं अच्छी मिलती? सर सबसे पहले तो इसको देखने के जो आईटी इंडस्ट्री है, इट्स अ $1 बिलियन इंडस्ट्री, राइट। इसको सिखाने के लिए हमारे पास प्रॉपर इंस्टीट्यूशन होने चाहिए और सीखने के लिए बच्चा भी होना चाहिए। एक प्रॉपर, एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो आप अपनी हिस्ट्री को देखे और उसको रिपीट ना करे और अपनी चीज़ों को आगे लेके चले। जैसे फॉर एग्जांपल, एक अच्छा स्टूडेंट वो है कि जो घर जाके चीज़ों को रिसर्च करे, उसके ऊपर काम करे और काम करने के बाद आगे लेके। ऐसे स्टूडेंट्स आजकल अच्छा, वो सर्च क्यों ना करे, वो रिसर्च क्यों करे, वो अपनी सर्च क्यों ना करे, वो दुनिया को रिसर्च पे दुनिया की तवज्जो मबजूल क्यों ना करवाए? सर देखें ना, ऑनलाइन इस वक्त बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि वो ऑनलाइन जाके रिसर्च किस तरह कर रहा है। एक रिसर्च करने का तरीका, मेरा सवाल बड़ा बुनियादी है। आपने भी बोला रिसर्च करे, रिसर्च तो जो पहले सर्च किया हुआ है ना, आप अपनी कोई चीज, अपनी प्रोडक्ट नौजवान लॉन्च क्यों नहीं कर पा रहे? सर प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज। बच्चों को बेसिक नॉलेज का भी पता नहीं है। जब वो बेसिक, क्या इदारे मौजूद नहीं हैं? क्या नौजवान सीखना नहीं चाहता? इदारे भी मौजूद हैं, तालीम भी है, लेकिन बच्चों के ऊपर आता है कि बच्चे कंसिस्टेंट नहीं है। अगर एक बच्चा कंसिस्टेंट हो और कंसिस्टेंटली वो काम करे तो कुछ भी अचीव कर सकता है। आजकल का नौजवान शॉर्टकट मांगता है कि मैं रातों रात कुछ करके अमीर हो जाऊं। ऐसा नहीं है, हाथों पे सरसों नहीं उगती। आपको पहले रिसर्च करनी पड़ती है कि मैं जिस भी नीश में जा रहा हूँ उसकी मार्केटिंग कैसे होनी है, वो नीश क्या है और उसको आपने प्रमोट किस तरह करना है। उसके बाद आप प्रोडक्ट ढूंढते हैं, प्रोडक्ट ढूंढने के बाद आप उसको लॉन्च करते हैं। पहले आपकी रिसर्च होनी जरूरी है कि मैं जिस भी चीज में, जिस भी फील्ड में आ रहा हूँ, उसकी बेसिक SOPs क्या हैं। जब आपको SOPs समझ में आ जाती हैं तो यू कैन एक्सेल। अच्छा हमजा साहब, अब ये फरमाइए कि गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है, बच्चों को मुख्तलिफ तरह के इंटर्नशिप्स मिले, इवन के पेड इंटर्नशिप्स। आईटी के सेक्टर में क्या मरियम नवाज ने जो काम किए, आपके ख्याल में वो काबिल सताइश हैं या मजीद क्या काम करने की ज़रूरत है? सर काबिल सताइश तो हैं, लेकिन आप ये देखें कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उस पॉपुलेशन को कवर करने के लिए जो वो काम करें, दैट इज़ नॉट इनफ। दैट इज़ राउंड अबाउट 5 to 10%. We need very much more. आप कह रहे हैं हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है। अब आप इंडिया को देखें, इंडिया के अंदर इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल करना बहुत आसान है, और पाकिस्तान के अंदर देखें तो अगर आपके पास आज़ादी ख्याल राय नहीं है, अगर आप कोई अपनी राय पेश करते हैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है, इस चीज़ को बैन कर दो।
अब फॉर एग्जांपल एक यूट्यूबर है, उसका एक चैनल है, वो इस चैनल के ऊपर काम कर रहा है, न्यूज चैनल है, मीडिया चैनल है या गेमिंग चैनल है। अब वो बच्चा काम कर रहा है, काम करने के बाद कोई इंसिडेंट आता है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है यूट्यूब के पे बैन लगा दें। अब वो बेचारा, उसका ब्रेड एंड बटर तो यूट्यूब से आ रही है। Exactly. अब वो बेचारा क्या करे? तो उसके अंदर ये होनी चाहिए कि जो प्रॉपर SOPs गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बनाए और एक कांस्टेंट वे में चले कि ये बैनिंग अनबैनिंग का जो एक डर है नौजवानों के अंदर वो ना आए। क्योंकि अगर आप देखें इंडिया में टिकटॉक का भी एक निज़ाम प्रॉपर चल रहा है, यूट्यूब का भी एक प्रॉपर ऑफिस बना हुआ है, आप वहाँ जाके सवाल जवाब कर सकते हैं। हम आज हमारे पैनलिस्ट में मौजूद हैं काशिफ इफ्तिखार साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन के, और हमजा काशिफ साहब जो कि IT एक्सपर्ट हैं, नौजवान आदमी हैं। काशिफ इफ्तिखार साहब, सर फायरवॉल लगा दी गई, जिस तरह हमजा ने बड़ी अच्छी एक बात की कि जो सिस्टम थोड़ा ऊपर को जाता है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आती है, उसे डाउन कर दिया जाता है। पाकिस्तान में अक्सर फेसबुक डाउन होती रहती है, यूट्यूब डाउन होती रहती है, ट्विटर तो बिल्कुल ही अल्लाह हाफिज है, इसके अलावा भी साइट्स डाउन होती रहती हैं सिर्फ एज पर कोई भी सडन इंसिडेंट की वजह से। आपके ख्याल में इस फायरवॉल ने IT सेक्टर को कितना नुकसान पहुंचा? सर IT सेक्टर को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया। इंटरनेशनली हमारी साख को, पाकिस्तान की साख को बड़ा नुकसान पहुंचा और हमारे नौजवानों के जो रोजगार थे वो रिस्क पे आ गए। हमारा एक साख खराब हुई कि पाकिस्तान रिलायबल मुल्क नहीं है, क्योंकि यहाँ का मैकेनिज्म ही नहीं ठीक चलता। अच्छा। और जाहिर है अब बाहर की दुनिया वेस्ट है, वो आउटसोर्स कर रहा है काम, उनको आउटसोर्स करके काम, यानी कि हमारी तरफ से जब काम जाते हैं एशिया की तरफ से जाता है वो सस्ता पड़ता है। हमारा ब्रॉडबैंड ही नहीं ठीक चलता। अब अगर आप ये देखें कि पहले तो ये होता था कि हम कॉल्स करते थे तो सिग्नल्स ड्रॉप होते थे, तो ब्रॉडबैंड उसका भी सही नहीं चलता। अब जो रह गया एक हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स से जो हमारे पास आ रहे हैं घरों में, हमें वो भी स्लो कर दिया गया। स्लो इसलिए किया गया कि उसके अंदर मसाइल थे, फायरवॉल इंस्टॉल हो रहा। अच्छा, फायरवॉल अगर इंस्टॉल हो रहा, आप फेज 1 फेज 2 मैंने सुना था, अब वो रुक रुक के फेजेस चलते हैं। मतलब मुल्क में कोई चीज होती है, कोई हंगामी हालात होते हैं, तो इधर से आप इंटरनेट को चोक कर देते हैं या उसको स्लो कर देते हैं। आप ये नहीं देखते कि 25 बिलियन का टारगेट है कि जी 25 मिलियन का टारगेट अगर हम अचीव करते हैं, सोचें हमारे बिलियन का सर IT इंडस्ट्री के लिए, तो सोचें कि IT इंडस्ट्री इस वक्त मुल्क के GDP में कितना बड़ा रोल अख्तियार कर सकता है, और वो कर रहा है। तो एक तरफ ये खो रहा और एक तरफ अगर हम देखें, बेसिकली आम आदमी समझना चाहता है, कैमरे के पार बैठी हर आंख ये समझना चाहती है, आम आदमी को नहीं पता फायरवॉल क्या है जी। अगर आप नाजरीन को ये बता दें कि फायरवॉल है क्या? आसान लफ्जों में समझ लें कि फायरवॉल एक ऐसी दीवार है जो कोई भी चीज आएगी उसको वो फिल्टर करके भेजेगा, सेंसर करेगी, समझ लें आसान लफ्जों में, फिल्टर करेगी। अच्छा, उसका क्या ताल्लुक है ओवरऑल सिस्टम स्लो होने से? सर ओवरऑल से ये कि वो पैकेट्स की सूरत में डाटा आ रहा है, वो चेक हो रहा है। जब वो चेक होगा, समझ लें बैरियर लगा होगा, एक ट्रैफिक सीधी चल रही है और आप जिस सीधी ट्रैफिक में आगे जा रहे हो और आगे बैरियर्स लगे हो या नाका लगा हो, हर गाड़ी को रोका जा रहा है, हर गाड़ी को रोका तो पीछे लाइन लगेगी, खोला जा रहा है, उसकी डिग्गी खोली जा रही है, समझ लें आप, इसकी वजह से सिस्टम स्लो हो गया, आपकी ट्रैफिक स्लो हो गई। इस तरह इंटरनेट की ट्रैफिक भी स्लो होती है क्योंकि आप उसमें सिक्योरिटीज लगाते हैं। अच्छा, अब वो सिक्योरिटी अगर इतनी महारत से लगाई जाए, ठीक है ना, प्रॉपर, तो उसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा। लोग VPN की तरफ जा रहे हैं, जब वो VPN की तरफ जाते हैं, अनरजिस्टर्ड VPN करते हैं, उसके ज्यादा नुकसान है, उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। आपका डाटा लीक होता है, आपका डाटा सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो ये अगर इमेज बाहर मिलेगा तो आप समझते हैं कि 25 बिलियन का टारगेट पूरा हो सकता है। और एक वो इंडस्ट्री जिसको हर मुल्क सीरियस ले रहा है। आपका हमसाया मुल्क देखें कहां तक पहुंच गया, माइक्रोसॉफ्ट तक उनकी रसाई है, बंदे हैं इंडियन पूरी दुनिया में फैले पड़े, पाकिस्तानी क्यों नहीं फैल सकता? आपको पता है सर आबिद साहब कि पाकिस्तान, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, पाकिस्तान की यूथ को पूरी दुनिया कहती है टैलेंट में IT के 3रे नंबर पे है। अच्छा, और रिसोर्सेज में हम कहां आते हैं सर? 107 मुल्कों में से 88वां मुल्क हमारा है। रिसोर्सेज देनी किसकी जिम्मेदारी थी? स्टेट की। तो स्टेट प्लस माइनस तो कर रहा है पेपर में और दिख भी रहा कि अच्छा ये कर रहे वो कर रहे, लेकिन जैसे हमजा साहब ने कहा तो नाकाफी नहीं है। भारत में ऐसा क्या है कि वहां IT सेक्टर बहुत तरक्की कर रहा है? सर इसलिए कि देखें इसमें उनकी आजादी है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, आजादी दी, टेक्नोलॉजी दी,
इन्वेस्ट किया, ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ना सर, रिसोर्सेज दे रही है, ठीक। और बच्चा बच्चा उनका वो है। अब इसमें अगर फर्ज करें कि आप आईटी को टोटल फ्री टैक्स कर दें, अच्छा आप कर रहे हैं, अच्छा, लेकिन जैसे होना चाहिए वैसे नहीं, ये कहलाता लंबी डिबेट है। तो अगर आप वो करें और प्राइवेट सेक्टर के साथ बैठ के एक जेवी करें, जॉइंट वेंचर करें, फिर देखें आपका मुल्क कहां जाता है। वहां तो हर चीज हो रही है ना, वो तो प्राइवेट लोगों को बुलाते हैं कि उनको पता है कि आईटी से हम बहुत ऊपर लेके जाएंगे। तो ये तो क्लियर कट है कि श्रीलंका देख लें आप सर, उसको देख लें आप कहां पहुंचा हुआ है। लेकिन आईटी को हम आईटी की तरह ट्रीट करें, आईटी के मिजाज के मुताबिक चले। ख्याल में गवर्नमेंट कहां कहां गलती कर रही है सर? गलती क्या इदारे जिस तरह अभी गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लिए गए बिल्कुल लिए गए, कंप्यूटर कोर्सेज हैं, उसमें डिजिटल मार्केटिंग सीखें, ई कॉमर्स सीखें, और पता नहीं क्या ई गेमिंग सीखें। ई गेमिंग बहुत बड़ी बात है आबिद साहब। देखें गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन जैसे हमजा साहब ने भी कहा, मैं इनकी तारीफ करूंगा, ना काफी है, पॉपुलेशन आपकी बहुत ज्यादा है, इदारे कम है। हाँ जी, इदारे कम, आपको प्रॉपर एक उनको सपोर्ट देनी है। फिर आप आते हैं ई गेमिंग की तरफ। ई गेमिंग बहुत बड़ा नाम है, ये बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। नौजवानों को अगर हम इधर लगाएं, देखिए ना, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि स्किल्स क्यों चलती हैं, क्योंकि 3-4 माह में आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है। 4 साल की डिग्री में क्या होता है कि आप रट्टे सिस्टम, और वो चूंकि मैट्रिक तो फिर क्या वो डिग्रीज खत्म कर दी जाए? सर डिग्री खत्म नहीं करनी, मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्री खत्म करें, मैं कह रहा हूं डिग्री का अंदाज बदले। क्या अंदाज? आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स डालें, इंडल्ज करें, फिर वो आपकी मार्केट में जाके बच्चों को फौरन काम मिलेगा, उनको इंटर्नशिप के लिए भागना नहीं पड़ेगा, ठीक, क्योंकि फिर शॉर्टकट हो जाएगा ना, हम टाइम बचाएं, अपना भी, मुल्क का भी और नौजवानों का भी। अच्छा, इसलिए वो स्किल्स की तरफ जाते हैं, फिर वो ई गेमिंग की तरफ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में पढ़ा लिखा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो नौकरी के लिए सीवियां लेके फिर रहा होता है। मेरे एक जानने वाली हैं मैडम, बड़ी, बल्कि जूबिया अनवर, मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगा, उनके बेटे ने अमेरिका से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, और उनको जहां जिस यूनिवर्सिटी में वो कर रहे थे, अभी लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, पाकिस्तानी गालबन 18-20 लाख की नौकरी ऑफर हो गई जी। पाकिस्तान का पढ़ा लिखा नौजवान, उसको ये नौकरियां क्यों नहीं ऑफर होती? सर देखें, इस बात को भी थोड़े मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। दुनिया नौकरियों की कैद से निकल रही है, कैद से निकल रही है। ऑनलाइन इतना काम है कि हमारी सोच नहीं है, ई कॉमर्स में इतना काम है, ऑनलाइन का इतना काम है, जैसे समझ लें, मैं अमूमन ये मिसाल देता हूं, एक दरख्त, उसके कितने पत्ते जो ना आप गिन सकते हैं ना मैं गिन सकता हूं, इतने वेज हैं इंटरनेट पे ऑनलाइन के, अच्छा, ठीक है, जो कि मैं समझता हूं कि कोरोना के बाद ये तस्वर पाकिस्तान में एक्सेप्ट कर लिया गया कि एक फील्ड है। बच्चे बच्चियां वो ऑनलाइन में जाके, मतलब शॉपिफाई है, अमेज़न है, ई ट्रेडिंग है, आपकी बेतहाशा वेब डेवलपमेंट है, पूरी दुनिया का एंटायर सिस्टम चेंज हो गया है, पोर्टल्स चेंज हो गए हैं। पहले आप पेपर्स में काम होता था, पाकिस्तान में भी ये तस्वर आ गया है कि पोर्टल्स पे काम हो रहा है, हर चीज आप पोर्टल पे करें। ये लहदा अब एक डिबेट है कि पीछे से पोर्टल बैठ जाते हैं क्योंकि ब्रॉडबैंड के मसले हैं, टेक्नोलॉजी के मसले हैं, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन आप ये देखें कि टेक्नोलॉजी को अगर हम फोकस सही कर लें, जो मैंने आपको ई कॉमर्स के बारे में बताया, ई गेमिंग है, इसके बारे में बताया, आप सोचें आपका नौजवान कितना काम पे लगेगा, यानी काम पे भी लगेगा, और जिस तरह आपने कहा उसको 18 लाख की नौकरी मिल गई, जितनी क्रीम है, यानी जो बच्चा अच्छा है वो बाहर चला जाता, वो कहता है मेरे मुल्क में क्या है। अब मुल्क में देने वाला कौन है? हमारी स्टेट की जिम्मेदारी, तहफ्फुज दें, वो क्रीम बाहर ना जाने दें, अपने मुल्क में काम करवाएं। अच्छा, वो क्यों बाहर तरजीह करते हैं? वो कहते हैं यार शायद यहां हम महफूज ही नहीं है, फिजिकली हम महफूज नहीं है, तो बाहर चले जाओ। ठीक, हालांकि अगर आईटी एक्सपर्ट है तो वो, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बैठ के वो डॉलर कमा सकता है, और कमा रहे हैं। सर वो जो सवाल का जवाब मैं ढूंढना चाह रहा हूं जी, वो चाहिए कि पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा, उसे नौकरी क्यों नहीं मिलती, और बाहर का वही राउंड अबाउट कोर्स पढ़ा हुआ बच्चा, उसे क्यों अच्छी नौकरी मिल जाती है? ये तो अलग एक बहस होगी ना कि नौकरी से बाहर निकलना है, वो अगली डिबेट में हम करते हैं। सर इसलिए नहीं मिलती कि पाकिस्तान का, मैंने शुरू में भी कहा, बीच में भी कहा, फिर रिपीट कर देता हूं और आसान लफ्जों में अब की बार करता हूं कि जो वो सिलेबस पढ़ रहे हैं वो अप टू डेट नहीं है, और जो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं वो अप टू डेट पढ़ के आ रहे हैं, ठीक, चेंजेस के साथ आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि एक किताब प्रिंट हुई फलां टेक्स्ट बुक बोर्ड की,
आप कभी उसकी पब्लिशिंग देखें और ये देखें कि ये लास्ट अपडेट कब हुई थी, तो आपको सालों साल पीछे जाना पड़ेगा। जबकि बाहर से जो बच्चा पढ़ के आ रहा है, अगर दुनिया में कोई चेंजेस आ रही है तो वो इमीडिएटली उसको उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज उसको चेंज करती हैं, वो दुनिया के साथ टच करके कर रहे हैं। इसलिए बाहर से जो बच्चा आता वो बहुत अप टू डेट होता, और हमारा बच्चा समझ लें अपडेटेड नहीं है, वो आउटडेटेड है। एक नौजवान से बात कर लें जी। हमजा साहब, आप फरमाइएगा, जी सर। नौजवान किस तरह से आगे आ सकते हैं बीइंग अ यंगस्टर? आपके ख्याल में आप क्यों आज टीवी पे बैठे हैं, आप क्यों इतना काम कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहा वो क्यों नहीं कर रहा? जी सर, सबसे पहले तो हमारे नौजवानों को ये देखना चाहिए कि हम एक फास्ट दौर में रह रहे हैं, ठीक है? ठीक। इसके अंदर हमें ज़राए खुद बनाने पड़ेंगे। अब उस ज़राइयों को बनाने के लिए एक कंसिस्टेंट तबीयत होना बहुत ज़रूरी है, जो आज के नौजवान के अंदर नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल आप एक नौजवान को कहें कि यार आपने 14 आवर्स अ डे काम करना है और आपने फॉर 10 इयर्स काम करना है, आप फरारी ले सकते हैं। वो ये कहेगा यार मैं इतनी लंबी जॉब नहीं कर सकता। वो ये नहीं देखेगा इन द एंड आई कैन अफोर्ड दैट प्रोडक्ट। वो एफर्ट्स की तरफ नहीं जाएगा। तो नौजवानों को चाहिए वो एफर्ट्स लगाएं, एफर्ट्स लगा के अपनी वर्ड जो एक स्टोरेज बैंक है जिसके अंदर आपकी स्किल्स की बैंक्स होती हैं उसको इम्प्रूव करें। जिस फॉर एग्जांपल आजकल ऑनलाइन अर्निंग करना बहुत इजी है। आप फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, freelance.com पे जाएं, उसके बाद guru.com पे जाएं, वहाँ पे जाके प्रोफाइल्स बनाएं और आप अपनी सर्विसेज ऑफर करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिजाइनिंग वहाँ पे कर सकते हैं, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, माया रेंडरिंग का काम कर सकते हैं। अब अगर एक बंदे को माया का काम आता है तो वो इक्वलेंट उतने ही पैसे कमा सकता है जिस तरह अभी आपने कहा था कि एक वो अमेरिका से पढ़ा हुआ बच्चा 18 लाख रुपए कमा रहा है। अगर एक बच्चे को पाकिस्तान में रहते हुए माया का काम आता है तो उतना ही कमा सकता है। अच्छा। चाहे ही इज नॉट अ ग्रेजुएट, अगर वो ग्रेजुएट नहीं है वो माया का काम पाकिस्तान में सीखेगा कहाँ से? सर उसके लिए इदारे बने हैं, उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। पाकिस्तान में अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है तो ऐसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके आप वो रिसर्च करते हैं, आप उनकी प्रॉपर क्लासेस, मास्टर क्लासेस लेते हैं और उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ठीक। बस एक नौजवान को रिसर्च करनी आनी चाहिए, गूगल से इंफॉर्मेशन किस तरह निकालनी आनी चाहिए आजकल के दौर में, वो जरूरी ये है। इम्पोर्टेंट। अगर आपको वो नहीं आता तो आप आजकल के दौर में कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब माया सीखने के लिए किसी सरमाए की भी जरूरत होगी तो वो सरमाया कहाँ से आएगा? सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, udemy.com है, उसके बाद फिर आपके YouTube सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। उस जाहिर है उसे सीखने के लिए पैसे चाहिए। वो पैसे कहाँ से आएंगे? सर वो पैसे आप ऑनलाइन कमाएं, ऑनलाइन आप फाइवर के ऊपर जाएं, अपने आप को रजिस्टर करें, जोन सा भी, वेदर इट्स कुकिंग, आपको कुकिंग भी आती है, आप ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस दें, आप वो काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू आर गुड एट गेमिंग, आप गेमिंग प्लेटफॉर्म पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, अपने गेम्स को रिकॉर्ड करें, उसके ऊपर पॉडकास्ट करें, उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करें, आपको यूट्यूब पैसा देगा। अब जिस तरह इंडिया में आजकल यूट्यूबर्स दे कैन अफोर्ड एक्सपेंसिव कार्स एंड एक्सपेंसिव हाउसेज जस्ट बिकॉज ऑफ, तो यहाँ डकी भी कर सकता है, तो यहाँ तो कुछ डकी के पास। अच्छा, ये कोई ट्रेंड नहीं है ना, जितने डकीज आए बर्बाद हो गए हैं। मतलब नौजवान ऐसा क्या यूट्यूब पे करें कि वो कम से कम। डकी से हमें सीखना चाहिए कि एक तो कंसिस्टेंट था, दूसरा उसने यूट्यूब प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह इस्तेमाल करना सीखा पहले, उसके बाद फिर उसने उसको इस्तेमाल करके ऑनलाइन अर्निंग सीखना जरूरी है। सबसे पहले उस प्लेटफॉर्म को पढ़ें तो सही कि प्लेटफॉर्म आपको क्या क्या चीजें ऑफर कर सकता है। अब जरूरी नहीं कि आप ऑनलाइन गेमिंग की तरफ आए, आप और भी चीजें कर सकते हैं। आप यू आर गुड एट मैथ्स, आप मैथ्स का एक यूट्यूब चैनल बनाएं, आप उसके ऊपर करें। यू आर गुड एट क्रिकेट, आप क्रिकेट की वीडियोस डालें, आपको ऑनलाइन लोग अप्रोच करेंगे कि भाई हमारी ये डिपार्टमेंट है, इसको आके आप कोचिंग दें, हम आपको पैसे देंगे। तो ऑनलाइन रिकग्निशन। हमजा काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं, IT एक्सपर्ट हैं, नौजवान हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ इफ्तिखार साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन के हैं। काशिफ इफ्तिखार साहब, सर पाकिस्तान में यूट्यूब, फेसबुक, बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इनके दफातर क्यों नहीं आते? और भारत में गालिबन यूट्यूब का दफ्तर मौजूद है जी, और वहां फेसबुक का दफ्तर मौजूद क्यों नहीं है जी, और पाकिस्तान में दोनों मौजूद क्यों नहीं है? ये जो दो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। देखिए सर, बाहर के प्लेटफॉर्म्स कोई भी हों, जब वो आपके मुल्क में आते हैं वो सबसे पहले आपकी क्रेडिबिलिटी देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि पोटेंशियल कितना है। अगर उनको पोटेंशियल नजर आए, तहफ़्फ़ुज़ नजर आए, ठीक, तो वो चलते हैं। एक बाहर के टीमों को मनाना पड़ता है पाकिस्तान में आने के लिए, ठीक। तो किसने ये कॉन्सेप्ट गलत दिया कि सिक्योरिटीज और ये वो और फिर रोड ब्लॉक होते हैं, ये अलग डिबेट है।
ये तहफुजात है, तहफुज ही नहीं है। अमेज़न लिस्ट करता है पाकिस्तान को, सोचता है पाकिस्तान में आना है, ठीक है। अभी ये काम चल ही रहा है, समझ लें ट्रेलर चल रहा है, टीजर चल रहा है, और मियाँ चन्नू में कोई कितना फ्रॉड हो जाता है, कितने हजार अकाउंट्स का। अच्छा। वो टोटली भाग गए, उन्होंने कहा जी यहां से करना ही नहीं काम। जीडीपी पे फर्क आया, पाकिस्तान की तरक्की पे फर्क रुकी, किसकी वजह से रुकी? हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है। मैं एक मुहब्बुल वतन हूं, ठीक है, और मैं 33 साल पहले बाहर पला बड़ा। अच्छा। और बाहर को छोड़ के अपने मुल्क की खिदमत के लिए आया, आज तक मैंने हार नहीं मानी। गुड। मेरी दरखास्त यह है कि हम अपने जाती मुफाद जब तक नहीं छोड़ेंगे, हम किसी के लिए नहीं सोचेंगे, मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे। मेरा मुल्क ग्रो करेगा तो मैं ग्रो करूंगा। ये आपके चैनल के रेफरेंस से मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि मेरी ग्रोथ तब है जब मेरा मुल्क खुशहाल है। मेरा मुल्क खुशहाल नहीं है तो क्या फायदा ऐसी ग्रोथ का कि इधर से पेट्रोल भी महंगा, इधर से महंगाई महंगी। सियासतदानों के किरदार पे क्या कहना चाहेंगे? क्या वो किरदार अदा कर रहे हैं जो? सर किरदार तो आपको पता ही, मैं अब क्या जुमला बोलूं कि किरदार तो मशकूक ही है ना। अच्छा। इसलिए कि जो भी गवर्नमेंट आई है उसने क्या किया, किसी की भी बात कर लें आप, ठीक है। हम अभी तक 75-76 सालों में किस दौर में है कि आपकी बिजली नहीं पूरी हुई इस मुल्क में। मेरी पैदाइश बाहर की है, मैंने कभी लाइट को जाते नहीं देखा जिंदगी में। बिल्कुल है। और यहां कभी प्रॉपर आते नहीं देखा। ठीक है। और अगर आती है तो इतने भारी जब आप के अदा नहीं किया। और आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं, एक तरफ रिसोर्सेस नहीं, दुनिया कहती है, मानती है कि आपका नौजवान तीसरे नंबर पे है, रिसोर्सेज मौजूद नहीं, लाइट मौजूद नहीं, ब्रॉडबैंड मौजूद नहीं, वीपीएन लगा के काम चलाओ और सिक्योरिटियां लगाओ। सिर्फ आर्टिकल 19 की जो है वो जिसमें है कि आप अपनी आजादिया राय दे सकते हैं। हाँ, मैं इस बात को जरूर कहता हूं कि आजादिया राय देने का मतलब यह नहीं है कि आप लिमिट क्रॉस कर दें, इसके मैं हक में नहीं हूं। अब ये सारी चीजों को देखते हुए आपका मुल्क कहां स्टैंड करता है और आपका नौजवान कहां स्टैंड करता है, जबकि उसके पास इतने वेज हैं कि एंड ऑफ द डे हम सब इकट्ठे होके मिल जाएं। सर प्राइवेट सेक्टर भी जेवी करे, इनके साथ बैठ के मैं रेडी हूं, अपनी सर्विसेज, अपने तजर्बात फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए, अपने नौजवानों के लिए। लेकिन अभी भी काशिफ इफ्तिखार साहब, आपको मौका मिले पाकिस्तान छोड़ने का और आपको तगड़ी ऑफर आए, मैं नहीं जाऊंगा सर, आई विल नॉट गो। जो 33 साल पहले मैं जानता हूं सर कि अगर मैंने ये 33 साल जो पाकिस्तान को दिए, अगर मैं बाहर होता तो मैं X100 से ऊपर होता। जो अब तक मैंने किया शायद मैं से 100 गुना 1000 गुना आगे होता। यानी आप भी इस बात को मानते हैं कि बाहर मुस्तकबिल ज्यादा फास्ट है, ज्यादा सिक्योर है, ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, ज्यादा सेटल्ड हुआ जा सकता है। देखिए ना जी, अभी हम ग्रोइंग में हैं, मुल्क को इकट्ठा करने की कोशिश में है। आप भी, आप साहब, हम भी हैं, हर बंदा जो महबूल वतन है वो इस कोशिश में है। लेकिन उस कोशिश में आकर जो दूसरे लोग हैं उनको एजुकेट करना जरूरी है। हम फ्रॉड धोखे से बाहर आए, हमारे प्लेटफॉर्म आने दें मुल्क में, मत करें, अकाउंट्स बैन मत करवाएं। यूट्यूब जो है वो अगर चल रहा है तो रिस्ट्रिक्शन के साथ चल रहा है। यही बाहर की आप बात करेंगे तो वहां रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यानी वहां बंदा बेहतर कमाई कर रहा है। टिकटॉक आपके मुल्क में नहीं है, आपको अकाउंट बाहर बनाने पड़ते हैं, या आप बाहर हैं तो ठीक है, आप वहां कमाई करें। इवन के फेसबुक मोनेटाइज नहीं होता अगर आप, वो नहीं होता, यहां नहीं होता, बाहर होता। और अब हैरान कुन बात हमजा की जानिब जाना चाहूंगा, क्या समझते हैं 35% अगर आप गेम्स की कोई वो बना रहे हैं ना वेबसाइट जिस पे आप गेम डेवलपमेंट करते हैं, उस पे पाकिस्तान में 35% टैक्स लग चुका है जी। तो आपके ख्याल में क्या 35% टैक्स लगा के गवर्नमेंट रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा करेगी, या फिर ज्यादा से ज्यादा गेम डेवलपर पैदा किए जाएं और उनसे थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू, थोड़ा थोड़ा टैक्स ले लिया जाए? वही मतलब एक कंपनी को मैं जानता हूं जो डिस्कशन चल रही है कि भाई हम अपना सिस्टम दुबई में मेटाफोरिकली लेकर या ऑनलाइन लेके चला जाया जाए। तो आप क्या समझते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो आईटी सेक्टर को चला रहे हैं, क्या उनकी अक्ल और समझ इतना काम नहीं करती? सर इसके ऊपर थोड़ा सा मैं कहूँगा, कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर। जैसा फॉर एग्जांपल इन्होंने 35% लगाई है, इट इज़ टू मच। आप उतना लगाएं जितना एक बिजनेसमैन अफोर्ड कर सके। वही बात अगर एज अ बिजनेसमैन बंदा देखे, उसने देखना है कि यार 35% से बचा कैसा जाए। आप दुबई में अपनी एक वर्चुअली बिजनेस ओपन करें,
वहां से आप सारा काम करें, वहीं से आप सारी रेमिटेंस लेकर आए, पैसा आपका सारा पाकिस्तान से बाहर है, मुल्क को मतलब इतनी तरक्की हासिल नहीं हो रही क्योंकि डॉलर्स नहीं आ रहे। अब वही चीज़ अगर आपका टैक्स कम होगा, डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे तो डॉलर की कीमत बेहतर होगी। मतलब अगर आप ये देखें कि आप टैक्सेस को कम करें, डेवलपर्स ज़्यादा करें, तो आप रेशो को मीट कर जाते हैं। लेकिन अगर आप ऑन द अदर हैंड अगर बहुत ज़्यादा टैक्सेस कर लेते हैं, तो अगर एज अ बिजनेसमैन एक ही विल नॉट अफोर्ड दैट, वो किसी और मुल्क में चले जाएगा और मुल्क में जाके वर्चुअली काम कर लेगा। ठीक है, वो पाकिस्तान को फिर फायदा नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त जितने आईटी कॉलेजेस हैं प्राइवेट सेक्टर में, क्या इनफ नहीं है कि अगर नौजवानों को एजुकेट किया जाए कि आप लोग आईटी कॉलेजेस में एडमिशन लें और वहां से आईटी स्किल्स सीखें? आपका मोबाइल किस तरह एक लैपटॉप के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्लेटफॉर्म्स को किस तरह मुस्तफीद हो सकते हैं, ये सिखाया जाता है जिन कॉलेजेस में। क्या इनफ है या मजीद प्राइवेट कॉलेजेस की अभी स्पेस मौजूद है? सर आई बिलीव इन कोवर्किंग स्पेस। कोवर्किंग स्पेस के अंदर एक गवर्नमेंट का रोल हो और एक प्राइवेट इदारों का रोल हो, दोनों मिलके कोलैबोरेट कर रहे हैं और मिलके एक ऐसी इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी जगहें बनाएं छोटी छोटी, जहां पे बच्चा आए, पढ़े, अपनी चीज़ को, स्किल्स को एनहांस करे और फिर लेके चले। अगर आप टोटली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आएंगे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इतने नहीं है कि पूरे इतने ज़्यादा नहीं है जी कवर कर सकें। अच्छा, तो क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस में जो फीस हैं वो आम बच्चे के लिए, गरीब बच्चे के लिए अफोर्डेबल हैं? सर इसके अंदर फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व होती है कि अगर एक बच्चा जो ब्रॉडबैंड अफोर्ड नहीं कर सकता, हाउ कैन ही अफोर्ड अ क्लास? उसको क्लास में जाने के लिए पेट्रोल खर्च करना है, उसके बाद उसने कन्वीनियंसेस, और खास तौर पे अगर बेटी है तो उसके लिए एक स्पेशल बंदा चाहिए जो पिक एंड ड्रॉप दे। हम इस हवाले से बहुत पीछे हैं। हाँ जी, बहुत ज्यादा पीछे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट तो पूरी दुनिया में रिसोर्सेज है ना जी। तो अगर आप रिसोर्सेज को आर्म कर, हम अपने एक रिसोर्स को बिल्कुल मुकैयद करके रख देते हैं, वो बेटी को लेके जाएगा। अच्छा, अब फर्ज करें आप साहब के उसको एक इकोनॉमिकल फीस, जो बहुत इकोनॉमिकल, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, वो एबीसी करवा रहा, ठीक है, वो चाहता है मैं यहां तक पहुंचूं, लेकिन मुल्क ने यहां तक पहुंचा दिया, स्टेट ने यहां तक मुल्क को पहुंचा दिया है कि वो ये कैलकुलेट कर रहा है कि यहां तक पहुंचने के लिए मैं कितना पेट्रोल मुझे लगेगा, मुझे टाइम लगेगा, ये चीजें हैं, और मैंने मेहनत भी करनी, मजदूरी भी करनी, ये सारी चीजें एड ऑन है। एक तरफ आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये करते हैं, देते हैं बजट, और साथ में टीवी पे ऑन एयर बोल रहे हैं कि हमारे नौजवानों को जॉब की क्या जरूरत है। तो उनको पूछा गया कि क्यों, ये क्या बयान दे रहे हैं, उनका वो तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहां पर ये पॉइंट कहता हूं कि ये तो स्टेट ने तो हाथ झाड़ दिए कि वो कह रहे हैं कि ऑन कर रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट है कि जी वो तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग भी खुद सीखी, मिसाल के तौर पे पैसे भी खुद लगाए, ब्रॉडबैंड भी अपना जो चलता नहीं है वो किसने देना है, हुकूमत ने। उसको चोक किसने नहीं करना, हुकूमत ने। अभी 2 दिन खुदा ना खास्ता मुल्क में हंगामे हो जाए, 2 दिन आपका ऑनलाइन जमीन पे आ गया, आ गया, आपको अगला ऑर्डर ही नहीं मिलना। ऑर्डर आपको या मुझे नहीं मिलना, हमें ऑर्डर आना क्यों नहीं है, क्योंकि मुल्क क्राइसिस में है, ये पाकिस्तान को नहीं देना। तो पाकिस्तान में जितने नौजवान थे सब गए, ठीक, और अब वो रिसोर्सेज उसके अपने, ठीक है, लैपटॉप अपना, ब्रॉडबैंड अपना, हुनर अपना, और उल्टा आपको वो डॉलर कमा के दे रहा है, मुल्क में आ रहे हैं, रेमिटेंस आ रही है और जीडीपी ऊपर जा रहा है। अब ये बातें आपने की, हमजा ने की, मुझे एक बात समझ आ रही है, बेसिकली सब मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं कि स्टेट वो किरदार अदा नहीं कर रही जो स्टेट को करना चाहिए। पॉलिटिशियंस अपनी लड़ाइयों में पड़े हुए हैं, उन्हें टाइम का इदराक नहीं है कि हमें बेसिकली इन नौजवानों को बैकअप करना है, इन नौजवानों के लिए रोजगार जनरेट करना है, और आईटी सेक्टर के लिए जो काम किया जाना चाहिए, मतलब इस वक्त की जो जरूरत है वो आईटी सेक्टर है। लेकिन आईटी सेक्टर की तरफ तवज्जो तभी आएगी जब वो आपस में खत्म काम होंगे, बैठ के कोई बात कर सकते। आबिद साहब, जब टिकर चलता है ना, तो एक टिकर से सिर्फ मैं इंप्रेस होता हूं कि काश ये हो जाए काम, ठीक है, बाकी उनके बयानात से मुझे गर्ज नहीं है, राइट, ठीक है। मेरे पे जिम्मेदारी है मेरे नौजवानों की, मुझे मुल्क से अपने मोहब्बत है। मैं एक टिकर पे जाता हूं जब कोई भी कह देना कि जी मिलके काम करना चाहिए सबको, मुल्क के बैठे सारे कह रहे, लेकिन मैं कहता हूं चलो नहीं सर, अगर ये हो जाए तो आपका मुल्क बन जाए,
लेकिन होना क्या कि एक ने करना, अपोजिशन ने कुछ और कह देना है, क्योंकि उन्होंने अपनी सियासत जो है उसमें जिंदा जो रहना है, उन्होंने बयान देना है, तो फिर उन्होंने एग्जिस्ट करना है ना। ठीक। तो उसके आगे क्या हो रहा है, असल में हम लेग पुलिंग अपने ही मुल्क की कर रहे हैं। ठीक। एक तो अपनी साख बाहर खराब कर रहे हैं और आपस में लड़के कर रहे ठीक। हैं। और वो जो जुमला चलता है, टिक्कर चलता है कि आप जी मिलके सबको मिलकर मुहाफामत काम करना करें, चाहिए। आपस में मिलके बैठे। मैं जज्बाती हो रहा हूं जी, इस बारे में मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन ये बहुत गलत चीज है बहुत कि हमारे मुल्क के साथ कोई मजाक तो नहीं है ना। ठीक। आप हमसाए मुल्क को देखें, दुनिया कहां से कहां सर चलेगी, तरक्की देखें, चाइना को देखें आप सर। आखिरी 2 मिनट है हमारे पास हमजा, क्या आप पैगाम देना चाहेंगे यूथ को कि उन्हें क्या करना चाहिए कि वो भी इस काबिल हो जाए आके टीवी पे बैठे, वो भी इस काबिल हो जाए जी। वो बेहतरीन रोजगार कमाए, वो भी इस काबिल हो जाए कि लोग समझें कि इसको रोजगार दिया जाना चाहिए? सर सबसे पहले तो अपनी यूथ को मैं ये पैगाम दूंगा कि दे शुड बी कंसिस्टेंट इन एनी फील्ड। ठीक है। ये 2 किस्म के बंदे हैं, एक हार्ड Consistency वर्किंग बहुत बंदा जरूरी है और एक स्मार्ट वर्कर है। हार्ड वर्कर को कभी आप हरा नहीं सकते। स्मार्ट वर्कर अगर थोड़ी सी आलकसी कर ले तो वो हार सकता है, लेकिन हार्ड वर्कर कभी हार नहीं सकता। इसलिए यू शुड बी द हार्ड वर्कर इन द रूम। हार्ड वर्किंग करें, अपनी रिसर्च को प्रॉपर करें, सब्र रिसर्च करें। को करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आए। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते आप तब भी जीरो है। ठीक तो है। इट गोज बोथ फेज। काशिफ इफ्तिखार साहब जी। क्या पैगाम देना चाहेंगे पॉलिटिशियंस को? जी। क्या पैगाम देना चाहेंगे स्टेक होल्डर्स को? स्टेक होल्डर्स को सबसे पहले मेरी यूथ और मेरी बेटियां, कौम की बेटियां, कि बेटे 2 काम करें, शायद कुछ और हो ना हो, जॉब मिले ना मिले छोड़ दें। ऑनलाइन बहुत बड़ी फील्ड है, पाकिस्तान बैठ के रियाल कमाओ, पाकिस्तान बैठ के दुबई बना लो, पाकिस्तान बैठ के डॉलर कमा लो। इसमें 2-3 काम करने हैं। एक सब्र, दूसरा कंसिस्टेंट होके लगे रहो। 4 से 6 माह आबिद साहब ठीक। आपके प्लेटफॉर्म से साबित कर दूंगा, जो इस सब्र के साथ रेटिंग को बनाए और लगा रहे, तसलसल के साथ लगा रहे ऑनलाइन की दुनिया में, 6 माह बाद अपने पैरों पे खड़ा होगा, उसको कोई नौकरी की जरूरत नहीं। दिस इज डैम क्लियर। बहुत ओन कर रहा हूं। शुक्रिया। और आखिर में सियासतदान से हाथ जोड़ के माफी है, आपस में मिल बैठे, मुल्क के पाकिस्तान के लिए सिर्फ बातें ना करें, करके दिखाएं। वेरी नाइस। काशिफ इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमजा काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट तसलसल की जरूरत है। पॉलिसीज में तसलसल होगा, पाकिस्तान में इकोनॉमी बेहतरीन समत में चलेगी। और अगर इसी तरह अदम इस्तेहकाम होगा तो मुआशी अदम इस्तेहकाम उसका वेट कर रहा होगा। अगर सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। हम सबको इसके लिए मिलजुल के काम करना है, एक टेबल पे बैठना है, इस मुल्क के वसी तर मुफाद में अपने आपस के झगड़ों को भुला के एक टेबल पे बैठ के इस नौजवान जो कि इस वक्त डिग्रियां उठाए बेरोजगार फिर रहा है उसकी दाद रसी करनी है। दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।